लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के स्टार्टिंग में खत्म किया था। थोड़ा सा क्विक रिकैप कर लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को, क्योंकि उसी के ऊपर आज बहुत सारा कुछ पढ़ना है हमें। आइए, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्चुअली द वर्ड इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ मेजर करता है? किसी भी पॉइंट पे मेजर करता है। और वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों रहती है? शायद आसपास कोई पॉइंट चार्ज है। अब तक हम ऐसे ही पढ़ रहे हैं। देखो, कोई एक पॉइंट चार्ज है क्यू, क्यू कोई एक पॉइंट चार्ज है, ये ले लो क्यू। और इसके इर्द गिर्द हमें इलेक्ट्रिक फील्ड नापनी है। कहाँ नापना चाहते हैं? सर इस पॉइंट पी पे नाप लीजिए। पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नापने के लिए एक यूनिट टेस्ट चार्ज ले आओ, क्यू नॉट। ये क्यू नॉट किसी भी तरह क्यू के इलेक्ट्रिक फील्ड को किसी तरह से इंपैक्ट नहीं करेगा, और क्यू का अपना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो हम हमेशा कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज। हाँ, और यहाँ पे अगर आप हायर मैथमेटिक्स देखेंगे ना, तो वो लोग ऐसे कहेंगे क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो, मतलब क्यू नॉट बहुत ही छोटा चार्ज होता है। क्यू नॉट बहुत ही छोटा। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसकी जन्म हुई है फोर्स से। ठीक है, तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड। और फोर्स की डेफिनेशन क्या होती है? फोर्स की डेफिनेशन हमारी होती है E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q एंड Q नॉट डिवाइडेड बाय R स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय Q नॉट। तो Q नॉट कट गया, तो आपका E का डेफिनेशन क्या हो गया? E का डेफिनेशन आ गया 1/4πε0 Q बाय R स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट। ठीक है, इतना तक हम पढ़ चुके थे। अब इसको हम कैसे पढ़ते हैं? दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इसको हम कहते थे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज का कॉन्सेप्ट पता है ना बेटा? जैसे हम मैकेनिक्स में मास को पॉइंट मास कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं, इसी तरह पॉइंट चार्ज है ये। ठीक है, तो टाइम हो गया है। अगर ये वेक्टर है तो इसका हमें वेक्टर फॉर्म भी पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड का। आ जाओ फिर आज इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। खुद ही बताओ बिट्टू, आप बताओ मुझे, वेक्टर फॉर्म आप कैसे लिखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड का? है ना, क्योंकि हम अब तक क्या जानते थे? अब तक हम जानते थे मैग्नीट्यूड जानते थे। आजा संजीवनी, कोशिश करते हैं वेक्टर फॉर्म। इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगा? पहले तो इसका मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड? 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड हो गया, है ना। अब वेक्टर कैसा रहेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ एक्ट करता है? वही कॉन्सेप्ट है, फोर्स है ना अल्टीमेटली। ये देखो, ये सब क्लियर रखो, एकदम क्लियर। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट करेगा हमेशा ऑन द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट, ऑन द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट बिटवीन द चार्ज एंड द टेस्ट चार्ज। ठीक है ना? ठीक है, आओ देखो यहाँ। अब हम कैसे जानेंगे यहाँ पे E का डायरेक्शन क्या है? तो E का वही डायरेक्शन होगा जो ये टेस्ट चार्ज फोर्स महसूस करेगा। तो हमारे केस में मान लो संजीवनी, हमने टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव रखा था। ठीक है, हमने टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव रखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस दिशा में होगी? इस दिशा में होगी, क्योंकि टेस्ट चार्ज पे भी फोर्स रिपल्सिव आएगा। और अगर हमारा टेस्ट चार्ज नेगेटिव होता तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड में फील होती। तो अभी बताओ, देखो, यू हैव टू पार्टिसिपेट। हाँ, यू कैन नॉट नाउ अब स्टे क्वाइट। अब आप कोशिश करो। हम वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं। वेक्टर फॉर्म में हम एडिशनली क्या बताते हैं संजीवनी? हम डायरेक्शन बताते हैं। मैग्नीट्यूड तो हमने लिख दिया है, इसको डायरेक्शन देना होगा। डायरेक्शन कहाँ होता है? डायरेक्शन इज अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू एक्सिस, आर के डायरेक्शन पे होगा। तो इसको एक आर यूनिट वेक्टर दे देते हैं ना, हो गया। ओके, है ना। यूनिट वेक्टर समझो ना बेटा, यूनिट वेक्टर दिशा देती है आपको, बस। तो ये इसका फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा? Q/4πε0। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो यूनिट वेक्टर को कैसे लिखते हैं? ये R स्क्वायर है, यूनिट वेक्टर को लिखते हैं वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ द वेक्टर। यानी कि इसको पूरा हम ऐसे, या फिर आप ऐसे लिख लो, R वेक्टर का मॉडुलस ले लो। R वेक्टर का मॉडुलस है ये, मॉडुलस का स्क्वायर। तो अभी कैसा हो गया? आर वेक्टर मॉडुलस और ये स्क्वायर। तो अल्टीमेटली तो ये हमारा वेक्टर फॉर्म आ गया। क्लियर हो गए हम वेक्टर फॉर्म में भी? जी। आर यू फाइन? यस सर। यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो बेटा देखो, जी। हमें इस इलेक्ट्रिक फील्ड को एक डायरेक्शन देना था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? आप लिख लो, एक्ट्स अलोंग लाइन जॉइनिंग
joining the source charge and point where E is to be measured. जहां नापना चाहते हो वहां और सोर्स चार्ज के बीच में जो लाइन होगी उस लाइन को हम ज्वाइन करेंगे और उसी के दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड अब हो सकता है चार्ज की तरफ हो या चार्ज से बाहर हो. दिस विल डिपेंड अपॉन किस तरह का टेस्ट चार्ज आपने लाया था. तो हमने यहाँ पे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लाया तो अल्टीमेटली रिपल्शन. ठीक है, जी सर. आ जाओ. अब जैसे हमने फोर्स में सुपरपोजिशन देखा था, अब यहां भी सुपरपोजिशन देखेंगे. सुपरपोजिशन क्यों देखते हैं हम? सुपरपोजिशन हम तब देखते हैं, अब तक तो कहानी ऐसा तुम कह रहे थे कि एक चार्ज है और उसी का फील्ड है, ऐसा थोड़ी होगा. 10-20 चार्ज हो सकते हैं, तो कैसे देंगे? सबसे पहले सोचिएगा, मान लो हमारे पास कुछ चार्जेस हैं, ठीक है ना. ऐसा चार्ज ले लो, एक चार्ज, फिर ये 2 चार्ज, ये 3, ये 4, ठीक है. और कुछ दूसरे कलर के ले लेते हैं, इनको पॉजिटिव चार्जेस बना देते हैं. एक ये चार्ज है, एक ये चार्ज है, एक ये चार्ज है, ठीक है. सारे हरे वाले हमारे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है. इसको मान लेते हैं से Q1, इसको कर लेते हैं Q2, इसको कर लेते हैं Q3, इसको कर लेते हैं Q4, इसको करते हैं Q5, इसको करते हैं Q6, इसको करते हैं Q7. राइट? Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 and Q7. ओके. सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का मतलब होता है, अब तक आप पहले तो यहां देखो, कॉपी बाद में कर बेटा, नहीं समझेगी तो कॉपी करके कोई फायदा नहीं. इसके ऊपर जहां तुम इलेक्ट्रिक फील्ड को देखती थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यहां इशू क्या था? देखो, यहां एक चार्ज होता था और इसका एक इलेक्ट्रिक, सॉरी 1 मिनट है बेटा, यहाँ पे एक चार्ज होता था, दिस इज 1 चार्ज, और इसकी एक इंटेंसिटी होती थी. उसको टेस्ट करने के लिए आप एक टेस्ट चार्ज लाते थे. क्या आपको ये बात समझ में आया? हाँ सर. Just 1 minute. Right now you don't have one charge, you have got a system of charges. इतने सारे 7 charges are there. उनमें से कुछ पॉजिटिव चार्जेस हैं और कुछ नेगेटिव चार्ज हैं. समझ में आया? हम निकालना चाहते हैं कि इस P पॉइंट पे, ये पॉइंट मान लो P है, यहाँ पे what will be the electric field intensity? We want to find out what is the electric field intensity here. तो what is the procedure? यहाँ पे हमें एक छोटा सा टेस्ट चार्ज Q0 लाना पड़ेगा. हम ले आए और हमारी टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है. हमने हर एक चार्ज के साथ लाइन जॉइनिंग द टेस्ट चार्ज एंड द चार्जेस के लाइंस को ड्रॉ कर लिया. क्लियर? अब एक एक करके चलते हैं. सबसे पहले Q1 देखो तो बेटा, Q1 क्या टाइप का चार्ज है? देखो देखो देखो, नहीं देखोगे, Q1 पॉजिटिव है, ठीक है ना. तो Q0 इज ऑलवेज पॉजिटिव. तो Q1 Q0 पे कैसा टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा? You are trying to find the electric field at the red dot. So at the red dot, what type of force? Opposite. Yes, you are going to experience that opposite force. तो इस फोर्स को ग्रीन, सारे ग्रीन्स के फोर्सेस को, ये पहला ऐसा बनाया मैंने. क्या ये चीज समझ में आया संजीवनी मैडम? जी सर. तो इसको हम क्या लिखें? ये Q1 के लिए हुआ है तो इसको E1 लिख लें मैडम जी. हाँ सर. E1. चार्ज नंबर 2 देखो कैसा रहेगा. चार्ज नंबर 2 के लिए कैसा, टुवर्ड्स कैसा रहेगा? एक मिनट सर, Q2 की लाइन पे ही होगा. हाँ, Q2 की लाइन पे ही होगा ना. तो इस बार हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी रहेगी? हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड रहेगी, ऐसी रहेगी, ठीक है. और ऐसे देखा जाए तो इसी लाइन में रहेगा. वैसे ही देखा जाए तो Q6 के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही देखा जाएगा. Q7 के लिए थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देते हैं, ठीक है. और Q4 के लिए थोड़ा सा ऐसा दिखा देते हैं. और रही बात हमारी बाकी, Q1 हमने दिखा दिया. Q5 के लिए हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी जाएगी. Q3 के लिए हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी जाएगी. हो गया ना, हमारे पास 3 ही तो पॉजिटिव थे. राइट, फाइन. सो लेट्स नेम दिस एज E5. ओके, let's name this as E5. Let's name this one E3, E5, E1, E2, है ना, और E6, E7.
देखो समझ में आया कि नहीं बताओ अभी। E7 और ये E4, ये सारे के सारे वेक्टर्स हैं, ठीक है, ये सारे के जी सारे वेक्टर्स हैं। ठीक है, E7, E3, E6 हो गया, ठीक है। नाउ व्हाट वी से इज दैट, अब थोड़ी देर के लिए Q1 को देखो बेटा, Q1 थोड़ी देर के लिए Q1 देखो। Q1 ने क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंट्रोड्यूस किया? E1 इंट्रोड्यूस किया। इस हाँ E1 जी। कोई फर्क नहीं पड़ता है बाकी चार्जेस हो या ना हो, सब लोग अपना अपना हाँ इंडिपेंडेंट फील्ड दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप एक लाइन लिख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, राइट इट डाउन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at a point due to a charge is not affected by the presence of other charges। ठीक है, दोबारा इस चीज को एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम। सर सुपर, बट ऐसा क्यों होता है? आई मीन मतलब दे चार्जेस आसपास तो हैं तो इसीलिए तो पहले से सुपरपोजिशन पढ़ना प्रिंसिपल चाहिए। लगाएंगे, इसीलिए तो लगाएंगे। ओ देखो देखो कैसा है, पनीर की खुशबू अपनी खुशबू, समझ में आया? दाल जी की खुशबू अपनी खुशबू, है ना? पराठे जी। की खुशबू अपनी खुशबू, पराठे की खुशबू पनीर के लिए इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन आप हो, यू आर द पॉइंट पी, आपके नाक में क्या जाएगा? दैट विल बी एन अमालगमेशन ऑफ ऑल खुशबूज। हैव यू अंडरस्टूड? जी तो अब अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी निकालो, ई नेट निकालने की कोशिश करे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है ये होगा वेक्टर सम ऑफ E1 प्लस E2 प्लस E3, है ना? यही तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। हाँ सुपरपोजिशन जी। प्रिंसिपल हैज नथिंग टू डू विथ ओनली व्हाट यू कॉल इलेक्ट्रिसिटी या कुछ, कोई भी, जहां भी आप बहुत सारे वेक्टर्स एक पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, रिजल्टेंट वेक्टर को कैलकुलेट करने के लिए सुपरपोजिशन करते हैं। और इस सुपरपोजिशन को कैसे करोगे? मान लो ये आ गया प्रॉब्लम, कैसे करोगे? इतना सारा चार्ज तो नहीं देगा। आप क्या करोगे? पहले E1 और E2 का रिजल्टेंट निकालोगे। पराठा और दाल दोनों की खुशबू मिलके कुछ एक खुशबू हुई, वो है रिजल्टेंट खुशबू। हाँ उस खुशबू को पनीर के साथ मिक्स करो, उसकी एक रिजल्टेंट उसका निकलेगी। ये हाँ, रिजल्टेंट हुआ। उसको हाँ सर। फिर रसमलाई के साथ मिक्स करो, फाइनली एक खुशबू निकलेगी। एक क्लियर? तो यस सुपरपोजिशन सर। प्रिंसिपल हम कब यूज करते हैं? हमने इसमें किया क्या अब तक बेटा? अब तक कहानी लेकिन पॉइंट चार्ज का ही चल रहा है। अब ये मत समझो पॉइंट चार्ज अलग हो गया, कहानी पॉइंट चार्ज पे ही चल रही है। पहले बट बहुत सारे, मल्टीपल पॉइंट। हाँ, एक पॉइंट चार्ज था, अब बहुत सारे पॉइंट चार्ज आ गए। हर एक को हम अलग अलग स्टैंड अलोन पॉइंट चार्ज की भांति में लेके, हर एक को अलग अलग लेके उनकी फील्ड्स को पहले प्लॉट कर लेंगे, सारे फील्ड्स वेक्टर हैं, और फिर इसका रिजल्टेंट वेक्टर निकालेंगे। क्या आपको अभी ये चीज क्लियर हुआ मैडम? जी सर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अब तक आपने क्या सीखा? सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन सीखा। फोर्स एक्सपीरियंस बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट is defined as the force experienced by a unit positive charge placed at that point. That unit positive charge should be very, very small, such that it almost tends to zero. It itself does not create an electric field. It has come there only to sense the electric field. Then you know the formula, 1/4πε0 q by r square, ठीक है ना? वेक्टर फॉर्म में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट्स along the line joining the point and the source charge. And how will be the direction? The direction depends on what type of a test charge you brought. If you brought a positive test charge and your source charge is positive, then electric field आपको छिटका के फेंकेगा। It's along the, और अगर आपका सोर्स चार्ज पॉजिटिव है और आपने नेगेटिव चार्ज लाया तो आपको खींच लेगा। ठीक है, क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पढ़ेंगे अभी हम, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये पूरा चीज बेटा काल्पनिक है, ये पूरा चीज काल्पनिक है। इस चीज को हम लिखेंगे, ये सब कुछ एक ज्योमेट्रिक कंसिडरेशन है। ज्योमेट्रिक कंसिडरेशन, ऐसी रियल लाइफ की कोई चीज होती नहीं है। आपकी समझ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये कॉन्सेप्ट अडॉप्ट किया गया है, इट्स ज्योमेट्रिक कंसिडरेशन। ठीक है, आइए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में लिखते हैं और समझते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड लाइन
is actually a curve in the magnetic field of a magnet, which is the path traced by a individual north pole if placed on that magnetic field. एक north pole कैसे घूमेगा अगर उस पे, तो वही मैं हाँ, यहाँ उस हिसाब से। last दिन था, ठीक है। तो ये वही होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। और उस फील्ड लाइन की खासियत क्या क्या होती थी, उस फील्ड लाइन में किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट बना दोगे तो वो आपको उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में क्रॉस नहीं करते हैं, नहीं तो आपको एक पॉइंट पे दो टेंजेंट मिल जाएंगी और दो नेट डायरेक्शन दैट मिलेंगे, इज नॉट नहीं सकता पॉसिबल। है। जितने फील्ड लाइंस घनत्व ज्यादा रहता है, डेंसिटी, उतना ही स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड रहता है ना। मैग्नेटिक फील्ड कैसा रहता था, नॉर्थ पोल से निकल के साउथ में जाता है, साउथ पोल पूरा का पूरा वही चीज यहाँ चेपना है, बस नॉर्थ की जगह पॉजिटिव और साउथ की जगह नेगेटिव, ठीक है। आओ लिखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी कैसी रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पहले लिखिए कर्व्स और लाइंस। ये होती क्या है, ये होती है कर्व्स या फिर लाइंस हो सकती है, ड्रॉन अराउंड अ चार्ज। वहां ड्रॉन अराउंड अ मैग्नेट होता था, ड्रॉन अराउंड अ चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में यही फर्क है, चार्ज स्टैंड अलोन होता है, पोल स्टैंड अलोन नहीं होता है। इन सच अ वे that tangent at any point on the curve, tangent at any point on the curve gives us, ये श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है, यूनिट टेस्ट फर्स्ट टर्म एग्जाम, डायरेक्शन ऑफ net electric field at that point। समझ में आया आपको, मतलब मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, एक हमारी ऐसी कर्व है, और आपको कोई भी एक पॉइंट आपने सिलेक्ट कर लिया, सर मैंने ना ये पॉइंट सिलेक्ट कर लिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हमेशा एक दिशा रहेगी, ऐसी दिशा है, इस दिशा पे हमने एक टेंजेंट बना दी। कैसी टेंजेंट बनाई, हमने ऐसे एक टेंजेंट बना दी, मान लो ये टेंजेंट बना दी, तो ये हमको डायरेक्शन दिखाएगा किस चीज का, इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, यही कहानी कहने की कोशिश कर रहा है। आइए अब लिखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी, सर वो मैथ्स की बात है, वो मैट्रिसेस चैप्टर में मैम ने हमें वो भी पढ़ाया, वो मैथमेटिकल इंडक्शन के जो कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। हाँ तो कि बस you prove for 1 then you assume for k and then for k plus 1 absolutely prove करो। they don't come in your exam unless and until it is in the syllabus। we have burnt our fingers, no नहीं, point। but then वो she just taught us क्योंकि syllabus इस साल का आया नहीं है ना, like ठीक है, transformations भी also she taught। syllabus point is उसका unit check before syllabus release मतलब अभी हो जाएगा। but in so unit then test she, fish then we'll give in unit abhi test। actually legally your school should not even start the syllabus। yeah, April 1 1st, right? अप्रैल से पहले कोई स्टार्ट भी नहीं कर सकता, बेकार की चीजें नहीं पढ़ेंगे। संजीवनी कोर्स लंबा है और वो सब नहीं आता है मैथमेटिकल इन। आई डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम विथ योर स्कूल ना, दे ऑलवेज वांट टू स्टडी समथिंग व्हिच इज नॉट देयर इन सिलेबस। मैथमेटिकल इंडक्शन है ही नहीं, मैथमेटिकल इंडक्शन क्यों बेकार के, कितने चीज पढ़ने हैं, इंटीग्रेशन पढ़ना है हमें। सर मैथमेटिकल इंडक्शन तो 11th में आफ्टर वी कंप्लीटेड आवर कोर्स शी इज लाइक इट्स गोना कम इन 12th एंड उन्होंने थोड़ा सा बेसिस हमें पढ़ा दिया था। नहीं वो दैट माइट बी हर फैंसी एंड फैंटेसी, दैट हैज नथिंग टू डू, नहीं है। चाहिए तो आरित और जूही के पेपर्स देख लो, नहीं है। चलिए पहला प्रॉपर्टी, ओरिजिनेट। आप लोग क्वेश्चन पूछिए ना मैम, लास्ट ईयर आल्सो यू सेड मेनी थिंग्स, दे नेवर केम नॉट डिड यू पुट इन द फाइनल बिकॉज यू थिंक दैट you cannot set a paper against the CBSE guideline। anyways, originate from a positive charge। आपने उसमें क्या पढ़ा था, originates from a north pole terminates on a south pole, originates from a positive charge and terminates in a negative charge। ठीक है, जैसे ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, राइट, और ये मान लो हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज है, तो हमारी इलेक्ट्रिक फाइन कैसी होगी, ओरिजिनेट्स फ्रॉम अ पॉजिटिव एंड टर्मिनेट्स इन अ नेगेटिव।
originates from a positive and terminates in a negative. यहां से और आगे देखने से ऐसे हो जाएगी, ओरिजिनेट यहां से ऐसे चली जाएगी, ऐसे चली जाएगी, यहां से ऐसे चली। या फिर आप ऐसे भी बना सकते हैं, अगर सिंगल स्टैंड अलोन पॉजिटिव चार्ज है तो फिर कैसा है, तब कर्व नहीं, तब हम लाइंस की बात करते हैं। ऐसे जा रहा है, सॉरी, ऐसे 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 ऐसे। और अगर सिंगल नेगेटिव चार्ज है तो कैसा रहेगा, सब अंदर की तरफ आएंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, इतना समझ में आया? जी। अब एक लाइन लिख लेते हैं, फॉर अ सिंगल चार्ज, अगर कोई सिंगल, फॉर अ सिंगल चार्ज, यहां पे लिखते हैं ऐसे, ये इन दोनों के लिए लिखते हैं। फॉर अ सिंगल चार्ज, जैसे हमने सिंगल चार्ज बनाया ना ये दोनों, फॉर अ सिंगल चार्ज। अब देखो तो संजीवनी, सिंगल पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां खत्म हो रहा है, खत्म बताओ कहां हो रहा है, सिंगल पॉजिटिव चार्ज मतलब लेफ्ट साइड के ड्राइंग का, इसका चार लाइन कहां खत्म हो रहा है, खत्म कहां हो रहा है, नहीं हो रहा ना। नहीं खत्म तो होएगा। फॉर ए सिंगल चार्ज, और हम्म। नेगेटिव को देखो, इसलिए हम कहते हैं फॉर ए सिंगल चार्ज, होल्ड ऑन, दे ओरिजिनेट, दे ओरिजिनेट और एंड एट इंफिनिटी। बताया था ना, दूर दूर तक आपकी ख्याति फैली है, ख्याति कमजोर हो सकती है पर फैली जरूर है। क्लियर है? जी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस काफी दूर तक फैली हुई है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कमजोर है, वो बात अलग हो सकती है। दूसरा है, इन अ चार्ज फ्री रीजन, अगर किसी रीजन में चार्ज नहीं है, चार्ज फ्री रीजन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन बी taken Now connected to to Jaideep be laptop. continuous, अगर चार्ज नहीं है बीच में, चार्ज फ्री जोन है, इट कैन बी टेकन टू बी कंटिन्यूअस कर्व्स विदाउट ब्रेक्स। देखिए ऊपर वाले जो बीच वाला ड्राइंग है, चार्ज फ्री रीजन में कंटिन्यूअस कर्व रहता है। 3 में लिखते हैं, टू फील्ड लाइंस कैनॉट क्रॉस ईच अदर, टू फील्ड लाइंस कैनॉट क्रॉस ईच अदर। ये भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, इसको भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहते हैं, कैनॉट क्रॉस ईच अदर। ठीक है, अगर हुआ तो टू टेंजेंट्स मिल जाएंगे हमें at one point, which means two directions of net E at one point, and this is not possible. इसलिए दोनों एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते। चौथा, दे डू नॉट फॉर्म एनी क्लोज लूप, जाके किसी में टर्मिनेट होगा, डू नॉट फॉर्म एनी क्लोज लूप ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, पांचवा इंटरेस्टिंग है, पांचवे में हम कहते हैं इक्विडिस्टेंट field lines represent uniform electric field. ठीक है, यूनिफॉर्म
इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मतलब क्या है, कुछ ऐसा देखो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे है, देखो इक्विडिस्टेंट है, तो इसका मतलब है यहाँ पे कोई भी दो पॉइंट उठा लो बेटा, ये एक पॉइंट उठा लो और ये एक पॉइंट उठा लो, इस पॉइंट को x नाम दो, इसको y दो, तो आप कह सकते हो द इलेक्ट्रिक फील्ड एट x इज सेम एज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट y। ठीक है। और 6 में हम लिखते हैं डेंसिटी, हालांकि ये ऐसे ना पिक्टोरियल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक field lines is directly proportional to intensity of electric field. Electric field, जैसे मान लीजिए हमारे पास कुछ ऐसा है, अब मान लो यहाँ पे x ले लो और यहाँ पे y ले लो, डेंसिटी देखो कैसा है, x पे डेंसिटी ज्यादा है, अब मैं कहूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट x इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट y, बस इतना ही लिखना था। सब समझ में आया? इलेक्ट्रिक फील्ड Yes, किस sir. अकेला चार्ज रहने से पॉजिटिव से निकलती है, नेगेटिव पे टर्मिनेट होती है, पहली बात, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रहने से पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव पे टर्मिनेट होएगी, और अगर स्टैंड अलोन है तो पॉजिटिव, आप इसको कैसे याद रख सकते हो पता है, ऐसा देखो योगा क्लासेस में कहते हैं ना, अ पॉजिटिव माइंडसेट रेडिएट्स गुड एनर्जी, तो पॉजिटिव चार्ज मतलब रेडिएट आउट करोगे, आप बाहर रेडिएट करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, वैसे याद रख सकते हो। एंड नेगेटिव जी। चार्ज में अंदर की तरफ, कन्फाइंड माइंडसेट है, अंदर की तरफ आती है। अगर आपका चार्ज फ्री जोन है तो बिना ब्रेक के आपके कर्व्स कंटिन्यूअस होते हैं, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में क्रॉस नहीं कर सकते हैं, नहीं तो एक ही जगह पे दो टेंजेंट बनेगी, दो डायरेक्शन आएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो कि पॉसिबल नहीं है। और दूसरा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हमारी है वो क्लोज लूप फॉर्म नहीं कर सकती है, अगर वो यूनिफॉर्म है, इक्विडिस्टेंट है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है, और अगर वो उसकी डेंसिटी डिटरमाइन करती है कि उसकी इंटेंसिटी क्या है, जहां डेंस है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंस होता है। बच्चा बता समझ में आया कि नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड? यस सर। एकदम इजी चीज है। ओके, अब थोड़ा सा और नया चीज सीखेंगे। तो अब तक हम क्या सीख रहे थे, अब तक हम सीख रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज सीख रहे थे, पॉइंट चार्ज, ठीक है। अब ऐसा थोड़ी बार बार नहीं आएगा, टिल नाउ जो भी सुपरपोजिशन भी लगाया तो पॉइंट चार्ज के लिए हमने देखा, ठीक है। समझ में आया संजीवनी मैडम? जी। ये सारे थे पॉइंट चार्ज के लिए, लेकिन अब कहानी ऐसी नहीं रहेगी, अब कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। अब हम देखने जाएंगे अगर आपका कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, जो कि एक्चुअली होता है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और आपके कोर्स में ये जो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये यूनिफॉर्म है। अच्छा, इसका मतलब क्या है, जरा देखो इसका मतलब क्या है, ठीक है। इसका मतलब है, सुन लो, मान लो अभी तुम एक टी शर्ट पहने हो जिसमें व्हाइट टी शर्ट में एक रेड डॉट है, एक रेड डॉट, तो वो रेड डॉट क्या कहलाएगा, वो है पॉइंट डॉट, ठीक है ना। अब तुम्हारी टी शर्ट ग्रे कलर की है, तो तुम्हारी टी शर्ट कैसी है, कंटिन्यूअस स्प्रेड ऑफ ग्रे कलर, और कहीं ज्यादा डार्क या कहीं ज्यादा लाइट पैच नहीं है, तो हमने ये वर्ड ऐड कर दिया कि तुम्हारे टी शर्ट में है यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस कलर डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आया? अब हमारे जो बॉडी रहेगी ना, हमारी बॉडी में भी यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। जैसे मान लो हमने ऐसे एक रॉड ले लिया, इस रॉड में अभी पहले पढ़ाया था ना जो चार्ज डेंसिटी, वही वाला कॉन्सेप्ट आएगा इसमें। देखो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हम कहते हैं कि इस रॉड के ऊपर Q नाम का चार्ज है, और ये Q चार्ज पूरे रॉड के ऊपर फैला हुआ है। ऐसे केस में आप कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे? अगर यहाँ पे आपने देखो, यहाँ समझना पड़ेगा संजीवनी, मान लो मैंने तुम्हें ये बोला फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, और इस पॉइंट की दूरी मान लीजिए, इसकी दूरी आप कैसे निकालोगे? आपने इसके सेंटर से दूरी नापी, तो आपने कहा इसकी दूरी यहाँ से यहाँ तक r है, ठीक है, डिस्टेंस इज r,
एंड वी पुट अ टेस्ट चार्ज Q नॉट आउट हियर, और आप कहते हो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, आप कहोगे मुझे तो फॉर्मूला पता है, KQ/R² लगा दोगे। अगर आपने ऐसा कर दिया तो आपको मिलेगा लड्डू, बिकॉज इट इज नॉट अ पॉइंट चार्ज। अब ऐसे Okay. चीजों में हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं? ऐसे चीजों में कैसा करना पड़ेगा, छोटा सा एक चार्ज एलिमेंट कंसीडर करना पड़ेगा, एकदम छोटा चार्ज एलिमेंट। अब ये छोटा चार्ज एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे बेटा? इसको बोलेंगे DQ। इसमें DQ नाम का चार्ज है, समझ में आया? जी। अब DQ हमारा कैसा हो गया? अब DQ हमारा ससुरा बिहेव करेगा कैसा? पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। अब छोटा DQ के लिए छोटा DE फील्ड कितना होगा बताओ तो? छोटा DE फील्ड होगा KDQ, है ना, KDQ/R²। ये मानते हो कि नहीं? जी। छोटा डी कितना होगा? और इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखो तो कैसे लिखो? यहाँ पे एक R कैप भी दे दो, ये हो गया हमारा। मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो शायद ऐसे लिखेंगे, DE = KDQ/R², ये छोटा वाला। आपको अगर E निकालने की इच्छा हुई तो आप क्या करोगे? आपको इन सारे छोटे छोटे D's को इंटीग्रेट करना होगा ओवर द एंटायर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है ना? तो आपका क्या हो जाएगा? इंटीग्रल KDQ/R² हो जाएगा। और अच्छे से लिखे तो K तो कांस्टेंट है बाहर, DQ/R²। समझ में आया बेटा? और ये R वेरी करेगा, है ना? R वेरी करेगा। अभी हमारे इसमें R अगर एग्जैक्टली ये करेक्ट नहीं है, अगर हम R यहाँ पे देखें तो कहाँ से देखेंगे? देखो, पहली बार हमने यहाँ से ले लिया, यहाँ से ले लिया, और फिर यहाँ से लिया, यहाँ तक अब पहली बार R है, ये एक R है, ऐसे छोटे छोटे DQ। दिस इज द कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के साथ हम प्रॉब्लम्स को करते हैं जब कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो आपको फॉर्मूला आएगा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आपको एलिमेंट। तो इसमें हमारा एक डिराइवेशन रहता है और बहुत ही आसान डिराइवेशन है, और वो डिराइवेशन होता है, आओ उसको आज हम करते हैं और आप खुद करोगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ uniformly charged circular ring। बहुत आसान डिराइवेशन है, रटने की कोशिश मत करो, समझो, एक बार में हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग। ये तो आप मेरे साथ करोगे, पहले आप लिख लो जो लिखना है, एंड देन यू विल नॉट राइट एनीथिंग, यू विल जस्ट सी। देखो, हो गया? तो बस एक सेकेंड। हाँ सर। चलो, सबसे पहले एक चार्ज सर्कुलर रिंग लेते हैं, है ना? सबसे पहले हमने चार्ज सर्कुलर रिंग को ऐसे लिया, ये एक सर्कुलर रिंग है, समझ में आ रहा है? थोड़ा सा आरा करके रखा है ये बेटा, ये यूनिफॉर्मली चार्ज है। तो मान लेते हैं इस पे, इस पूरे रिंग के ऊपर हमारे पास चार्ज है, ठीक है? और इसका टोटल चार्ज हम मान लेते हैं Q चार्ज है, और ये Q चार्ज तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे, Q चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड। आप समझ लो, आप खुद इसको डिराइव कर पाओगे। डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द रिंग, जी। ठीक है? Q चार्ज निकालना कहाँ है? ऑन द एक्सिस। तो इसका एक्सिस प्लॉट करना जरूरी होगा। ऑन द एक्सिस, ये इसकी एक्सिस है कि नहीं? ये इसकी एक्सिस है, ठीक है ना? इस एक्सिस पे किसी भी पॉइंट पे, तुम्हारी मर्जी। तो चलो हम एक पॉइंट ले लेते हैं बेटा, हमारी मर्जी है, हमने पॉइंट यहाँ पे ले लिया, ये पॉइंट हमारी है पॉइंट P। तो P पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ऑन द एक्सिस ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग। समझ में आया? इस रिंग में एक मेजरमेंट की हमें जरूरत पड़ेगी। आ जाओ एक और मेजरमेंट ले लेते हैं। मान लो ये रिंग का रेडियस है हमारा कितना? इस रिंग के रेडियस को हम A मान लेते हैं, बुक में R रहेगा, कुछ भी रहेगा, कुछ भी ले लो, समझ में आना चाहिए, A, ठीक है? इस रिंग की रेडियस है A, और हम कितनी दूरी पे है? ये रिंग का एक्सिस है, ये O है, और यहां से यहाँ की दूरी कुछ एक माननी पड़ेगी, और ये इसको हम कितना माने? इसको मान लो हमने X मान लिया, ठीक है? ओके। ये दूरी है हमारी X।
क्लियर? ठीक है, सीधा कर लेते हैं यहां से यहां तक की दूरी, राइट। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम वैसा कर तो नहीं सकते, हमें इंटीग्रेशन लेना होगा, तो एक चार्ज एलिमेंट लेते हैं बेटा। चार्ज एलिमेंट कहां पे लेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे एक छोटा चार्ज एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक है ना। और इस चार्ज एलिमेंट को क्या नाम देते हैं, DQ। कंसीडर 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 अ स्मॉल चार्ज एलिमेंट, कितना, DQ ऑन द रिंग, ठीक है ना। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस DQ के लिए कितना चार्ज है वो निकालने की कोशिश करेंगे सबसे पहले, ठीक है ना। इस DQ के लिए कितना चार्ज है वो निकालने की कोशिश करें, कितना फील्ड है वो निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब उसको निकालने के लिए हम क्या करें, आ जाओ, उसको निकालने के लिए हमें जो चीज जरूरत पड़ेगी वो है DQ से P कितना दूर है, वही तो मैटर करेगा ना। DQ से P कितना दूर है, देखते हैं DQ से P कितना दूर है, इतना दूर है, ठीक है। और DQ से P तक की दूरी को, यही हमारा वेरिएबल रहता है कैलकुलेशन में, इसको R मान लेते हैं, R की दूरी पे है। समझ में आ गया? यस सर। अब देखो इस P पॉइंट पे टेस्ट करने के लिए हम हमेशा क्या लाएंगे, हम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ही लाते हैं, क्यों नॉट। और ये चार्ज पूरा पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव से देखते हैं बेटा, पॉजिटिव से समझना इजी रहता है। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा रहेगा, ये यहां से इस तरफ बाहर की तरफ जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर है आप? हाँ सर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर जाएगा, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या नाम दें, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम नाम देंगे DE इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन हमें एक्सिस पे देखना है। अब मान लो ये यहां से यहां थीटा एंगल करता है, कितना एंगल करता है, थीटा एंगल करता है। तो हमें कुछ ऐसा नहीं मिलेगा, इसके दो कंपोनेंट्स भी आ सकते हैं। कैसे कंपोनेंट आएंगे जरा देखो तो, एक कंपोनेंट हमारा होगा इस एक्सिस के ऊपर, और एक कंपोनेंट इस एक्सिस के ऊपर आया, और एक कंपोनेंट ऐसा आया, ठीक है। इनको नाम दे देते हैं। ये कंपोनेंट का नाम, ये हॉरिजॉन्टल वाले का नाम क्या होगा बता, DE, थीटा के साथ है वो, तो ये DE cos थीटा होगा ना, cos थीटा, हाँ। खा के बैठी है पूरी। और ये DE क्या होगा, sin थीटा होगा, ठीक है। ये समझ में आया? आप तुम्हें चीजें और समझनी पड़ेगी यहाँ पे। अब सोचो, मान लो मैं बिल्कुल एक और डायमेट्रिक एक और लेता हूं, एक और DQ लेता हूं, ठीक है। यहां से यहां तक की दूरी भी तो R ही होगी, ये आप मानते हो, कोई चेंज तो होगी नहीं। यहां से यहां तक की दूरी भी कितनी होगी, R होगी। और इसके लिए भी कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा जरा देखो तो, एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा जो कि बिल्कुल यहां से ऐसे ऐसे चला जाएगा जी। और इसका भी वैसा ही रहेगा कंपोनेंट, एक DE cos थीटा रहेगा और एक DE sin थीटा रहेगा, है ना। ऐसा कौन बैठा, एक DE sin थीटा रहेगा। डू यू एग्री? यस। तो ऐसे ये लेकिन 3D में हो रहा है, जरा सोचो मेरे हाथों को देखो, एक कंपोनेंट ऐसे रहता है, एक उसका हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है, और एक उसका साइन एक्सिस में है। लेकिन जरा सोचो संजीवनी, हम ये पॉइंट्स में भी तो कंसीडर करेंगे ना, ये यहाँ भी तो DQs होंगे। तो अगर आप थोड़ा सा की कोशिश करो, तो क्या आप मेरे साथ इस बात को नहीं मानोगे कि सबका एक DE cos थीटा होगा और सबके DE sin थीटा के लिए निकलेंगे उस P पॉइंट पे। समझ में आ रहा है? मैंने आपको सिर्फ 2 दिखाया, लेकिन बहुत सारे साइन थीटास होंगे। साइन थीटास भी रेडियली ऐसे 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 चक्र की तरह निकलेगा, पूरा तीर 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 तीर। तो मैं यहाँ ये लिख सकता हूं कि DE sin थीटा of every diametrically opposite charge element will cancel each other, ठीक है, will cancel each other. Net electric field at P
will be contributed only by DE cos थीटा। सबका DE cos थीटा कंट्रीब्यूट करेगा। क्लियर है अभी? जी सबके DE cos थीटा ऐड हो जाएंगे। बस अब तुम्हें सिर्फ थोड़ा सा इंटीग्रेशन नॉलेज चाहिए। तो हम सबसे पहले लेते हैं DE cos थीटा होता कितना है बेटा? DE को कैलकुलेट कर, K DQ by R स्क्वायर है ना, इंटू cos जी थीटा। क्लियर? जी अगर हमें E निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा DE cos थीटा को, यानी इंटीग्रेट करना जी पड़ेगा K DQ cos थीटा बाई R स्क्वायर को। ठीक है? अब देखो बेटा, K तो है कांस्टेंट, है ना? जी R भी है कांस्टेंट, cos थीटा भी कांस्टेंट है। सबका थीटा थीटा एक ही है, cos थीटा भी कांस्टेंट है। और इंटीग्रेशन में क्या रहा? सिर्फ DQ रह गया। इसको हम बाहर निकालेंगे तो कैसा रहेगा? K R स्क्वायर, और यहाँ पे हम K Q लिख ले, Q R स्क्वायर, और यहाँ पे cos थीटा। अब बोलोगे सर के साथ या बुक के साथ टैली नहीं कर रहा। अब कराएंगे ना टैली। अब लो, इसको K को K लिखो, Q को Q लिखो। अब R स्क्वायर को क्या लिखो बेटा? R स्क्वायर को लिख दो A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, पाइथागोरस थ्योरम। हाँ जी सर। X is your distance from the Yes. what you call center। ठीक है, ये लिख। और cos थीटा को क्या लिख सकता हूँ? यो छोड़ी, यो थीटा है तो यो भी थीटा है। cos थीटा को लिखूं x बाई आर लिख सकता हूँ ना? हाँ लिख सर। सकता हूं? तो कैसे लिखूं? के क्यू एक्स, नीचे क्या लिखूं? नीचे लिखता हूं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर? अब फाइनली हम हमारा फाइनल चीज लिख देते हैं। के को लिख ले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सर तो ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर करने की क्या जरूरत है? मतलब अगर हम सीधा आर स्क्वायर से ही कंटिन्यू करें तो आर क्यूब हो जाएगा ना? बट आर स्क्वायर इज नॉट द थिंग ना। वी एक्चुअली से हाउ फार यू आर। क्यों करते हैं अभी बता रहा हूँ। तुम करेक्ट हो, कर भी सकते थे। क्यों करते हैं अभी बता रहा हूँ। यहाँ पे क्यू एक्स लिख दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और यहाँ पे लिखता हूँ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 लिखते हैं। ठीक है, समझ में आया? ये है आपका जेनेरिक फॉर्मूला। ठीक है, अब आपने ये सवाल पूछा तो आपको जवाब देना लाजमी बनता है, तो आपको जवाब ये देते हैं। ठीक है, आजा देखो कितना इंटरेस्टिंग है। अब मान लो हम करते हैं केस वन। आप निकालो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ रिंग। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ रिंग। सेंटर ऑफ रिंग लोगे तो एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी ना जी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई? देख 0, इसलिए एक्स सकते। हाँ। और ऐसे भी सोचो तुम्हारे चारों तरफ रिंग है तो तुम्हारे सेंटर में कैसे होगा? इधर फील्ड अल्टीमेटली 0 हो जाएगा। सबको काट डालेगा ना। सेंटर पे सारे कॉस भी एक दूसरे को, ये देखो संजीवनी, ये गोल देखो, यहाँ सारे कॉस भी एक दूसरे को काटेंगे, सारे साइन भी एक दूसरे को काटेंगे। साइन भी काटेंगे। हम लोगों ने एक साइड लिया था इसलिए कॉस हावी हो रहा था। ठीक है, अब आपको एक और कहता हूं, केस 2 देता हूं। केस 2, मान लो तुम्हें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस एट इंफिनिटी। बहुत दूर जाना है तुम्हें, इंफिनिटी। अच्छा, जब ऐसा हो जाएगा तो मैं ये नहीं कहूंगा एक्सिस मच ग्रेटर देन ए, बहुत बड़ा हो गया। yes. और ऐसे केस में हम कहेंगे नेग्लेक्ट करो फिर ए को। हाँ। क्योंकि अब तुमने इतना बड़ा, देखो तुम्हारे कानों का रिंग लिया था हुक, और उसको तुम देख लो पड़ला गुड़ा से, तो तुम्हें तुम्हारी कानों की रिंग कितनी दिखेगी? चुटकुसा नहीं दिखेगा। हाँ, तो नेग्लेक्ट करो ए को। आ जाओ, हमारी डेफिनेशन क्या हो जाती है जरा देखो तो। क्यू एक्स नीचे क्या है? 4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये ए स्क्वायर, और ऊपर में 3/3। तो ये पूरा चीज हमारा क्या हो गया? ए क्यूब हो गया। सॉरी, हमने ए को निगलेक्ट किया ना? एक्स को निगलेक्ट किया, एक्स क्यूब हो गया। ठीक है, एक्स ने क्यूब को काटा तो एक्स स्क्वायर बन गया क्यूब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कुछ समझ में आ रहा है?
एक्स स्क्वायर। Yes. इसमें ये हो रहा है कि रिंग बिहेव्स एज अ पॉइंट चार्ज, बिहेव्स Okay. एज अ पॉइंट चार्ज Point व्हेन यू charge. फार फार अवे। देखो अब क्लियर Oh, हुआ, हाँ, ये हाँ. चीज पढ़ा दिया है शायद। रिंग बिहेव्स एज अ पॉइंट चार्ज, ये पॉइंट चार्ज हो गया अभी। इसलिए हम x के मामले में बेटा हमेशा जब डिराइवेशन करोगे 1/4πε0 मत लाओ, के लाओ, जहां r है r के वे में करो और लास्ट में खोल दो उस r को। ऐसे बहुत सारे और डिराइवेशंस आएंगे डायपोल वगैरह में, वह हम लास्ट में खोलेंगे हमारे पत्तियों को, तो उसमें हमें हेल्प होता है। सेंटर में आया तो इसको 0 लो। अब मैं 1 मिनट रुकता हूं, आपको जो लिखना है आप खुद से डिराइव करो इसको, आपको मजा आ जाएगा। आप सिर्फ ये पॉइंट्स लिख लेना, Q चार्ज, फिर 2 कंसीडर ये, फिर 3 दिस एंड 4। ये 4 चीज अगर आपको समझ में आया आप पूरी चीज कर लोगे। बता कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं बेटा? हाँ सर. बस अब हम डायपोल पढ़ेंगे इसके बाद। आइए एक नया चीज सीख लेते हैं, ये आपने केमिस्ट्री में सीखा था 11 में, और अब हम यहाँ सीखेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है छोटा सा बता के छोड़ देंगे। इलेक्ट्रिक डायपोल बेटा एक अरेंजमेंट होता है, एक अरेंजमेंट। इस अरेंजमेंट की खासियत क्या होती है? टू ऑपोजिट एंड इक्वल इन मैग्नीट्यूड चार्जेस होंगे, इक्वल इन मैग्नीट्यूड चार्जेस separated by a distance, separated by a finite distance कहते हैं, finite distance। ठीक है, मतलब वो जैसा देखो ऐसा एक चार्ज रहेगा और ऐसा एक चार्ज रहेगा। दोनों चार्जेस की ये खासियत है कि अगर ये चार्ज नेगेटिव Q है तो ये चार्ज एग्जैक्टली पॉजिटिव Q होगी, और इन दोनों के बीच में एक डिस्टेंस होगा जो कि फाइनाइट डिस्टेंस होता है, एक फाइनाइट डिस्टेंस। और इलेक्ट्रिसिटी के सारे एनालिसिस में संजीवनी इस डिस्टेंस को नापा गया है, ये इसका सेंटर O नापा जाता है। इस साइड में A लिया गया, इस साइड में A, तो टोटल डिस्टेंस को 2A लेते हैं। आप बोल सकते हो सर टोटल डिस्टेंस को A क्यों नहीं लिया, तो कैलकुलेशंस कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, हाफ हाफ आता है इसलिए 2A। ठीक है, so dipole is a system of equal and opposite point charges that are kept at a finite distance of separation between each other। ठीक है, two opposite and equal in magnitude charges की जगह एक वर्ड यूज ऐड कर देते हैं point charges which are separated। ये जो लाइन होती है, ये लाइन देखो बेटा, ये जो लाइन है ना, इसको हम कहेंगे एक्सिस ऑफ डाइपोल, इसको कहते हैं एक्सिस ऑफ डाइपोल। तो हर डाइपोल में, अब एक ही कलर से बना रहा हूं आगे से, हर डाइपोल में दो चीज होगी। एक डाइपोल की एक्सिस होती है, हमारे सारे स्टडी में हमें दिखने को मिलेगा, एक होगी डाइपोल की एक्सिस। सर दूसरी क्या होगी? दूसरी होगी डाइपोल की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एट सेंटर। वैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब एट सेंटर ही है। तो पहली वाली को हम कहते हैं एक्सिस ऑफ डाइपोल और इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये दोनों चीज हमें काफी जरूरत पड़ेगा, -Q और ये +Q। ठीक है ना? डाइपोल की एक खास चीज होती है, नंबर 1 वो है डाइपोल मोमेंट। और केमिस्ट्री और फिजिक्स में डाइपोल मोमेंट अलग अलग होता है। फिजिक्स में डाइपोल मोमेंट होता है नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, और केमिस्ट्री में होता है पॉजिटिव से नेगेटिव। यानी कि हमारी डाइपोल मोमेंट कैसी होगी? ऐसी होगी, देख संजीवनी, ऐसी होगी डाइपोल मोमेंट, इस साइड से इस साइड जाएगी। समझ में आया? डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है P, और इसकी होती है P होती है 2 magnitude of the dipole moment is equal to 2 times of A multiplied by the magnitude of the charge. This is the magnitude of dipole moment 2AQ। यूनिट क्या हो गया? यूनिट हो गया न्यूटन, सॉरी न्यूटन कह रहा हूं, यूनिट हो गया कूलम और मीटर। केमिस्ट्री में आप डिवाई पढ़ते थे, यहाँ पे कूलम मीटर हो गया 2AQ। ठीक है, डाइपोल इज एक्चुअली डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी 2AQ। और डायरेक्शन कैसा रहेगा? इसका डायरेक्शन हमेशा रहेगा नेगेटिव चार्ज टू द पॉजिटिव चार्ज। तो आपको डाइपोल मोमेंट वेक्टर के दोनों चीजें मिल गए। सर P है एक वेक्टर,
और P का मैग्नीट्यूड, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ P इज गिवन बाय 2a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्ज। सर P का डायरेक्शन क्या होता है? P का डायरेक्शन होता है नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। क्लियर? जी। ये डायपोल मोमेंट की खासियत क्या है? ये डायपोल मोमेंट हमें बताता है स्ट्रेंथ ऑफ डायपोल। डायपोल की स्ट्रेंथ कितनी है? स्ट्रेंथ ऑफ डायपोल। ठीक है।